हमारा अगला टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब तक हमने देख लिया साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स क्या है, और अगला टॉपिक जो रहेगा वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मतलब है कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। पूरी फिजिक्स की स्टडी को हम ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि ऊपर ऊपर से हम देखेंगे कि फिजिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो स्कोप में देखो, फिजिक्स को मेजर हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक जिसके अंदर फिजिक्स में हम वो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजों को स्टडी करते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे प्लैनेट्स को, कार, बस, ट्रक, हम चल रहे हैं, कोई बॉडी गिर रही है, उनको स्टडी करते हैं। और एक वो जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब मोलिक्यूल लेवल, मोलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस, इसको स्टडी करते हैं। तो मेजर दो पार्ट हो गए, बड़ी बड़ी चीजों को स्टडी करना और छोटे छोटे एलिमेंट्स को स्टडी करना। तो बड़ी चीजों को सोल्व करने के लिए जो रूल्स दिए गए, जो लॉज दिए गए, उसको हमने कह दिया क्लासिकल फिजिक्स, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। और मेनली जो क्लासिकल फिजिक्स डेवलप हुई थी ये 1900 मतलब सन 1900 से पहले पहले इसके जितने लॉज थे वो दिए जा चुके थे। न्यूटन्स के लॉज, आइंस्टाइन के तो बाद में भी आए हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी हैं, लेकिन न्यूटन्स के लॉज जो थे, ग्रेविटेशन वगैरह स्टडी किया, फर्मेट्स प्रिंसिपल, हेजन्स प्रिंसिपल, लाइट को स्टडी किया, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया, वो सारा पार्ट जो था वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर चला गया। मतलब एक बाउंड्री आई थी, एक थ्योरी आई थी, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी। तो वहां पर उसने क्वांटम के बारे में बताया, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, कि किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो वहां से एक नई ब्रांच स्टडी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमने एटम्स को स्टडी किया, मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, न्यूक्लियस को स्टडी करने लग गए। फिर वो जो ब्रांच होगी वो नई फिजिक्स आ गई, उसको हमने मॉडर्न फिजिक्स नाम दे दिया, मॉडर्न फिजिक्स। और वो जनरली कब डेवलप हुई है? आफ्टर 1900, ईयर 1900 के बाद मेजर ये डेवलप हुई वो मॉडर्न फिजिक्स, तो पहले डेवलप हुई वो क्लासिकल फिजिक्स। तो मेजर डिफरेंस क्या था? इसके अंदर छोटे छोटे लेवल पे स्टडी किया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम, न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है, उसके अंदर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है एज ए होल। तो इसके अंदर कौन कौन से ब्रांचेज हैं? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑब्जेक्ट्स की स्टडी मैकेनिक्स कहलाती है। अब स्टडी क्या, ऑब्जेक्ट की स्टडी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करना, ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम में गिर रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितनी एनर्जी है, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना मतलब मैकेनिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, हीट को का मोशन स्टडी करना, हीट से रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज इंक्लूडेड इन थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू चार्ज, सम काइंड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। डायनामिक्स मींस मोशन, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है मतलब चार्ज मोशन में है, तो चार्ज को स्टडी करना, चार्ज को मोशन में स्टडी करना या रेस्ट पे स्टडी करना, वो किसके अंदर आता है? क्लासिकल फिजिक्स। ऑप्टिक्स, लाइट को स्टडी करना, और भी है मैग्नेटिज्म, ये भी इसके अंदर ही आ जाता है अपने पास। रिजिड बॉडी, बड़ी बड़ी बॉडीज को स्टडी करना है, एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी इसके अंदर ही आ जाता है अपने पास। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को या एज ए होल मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे एटम्स, एटम्स को स्टडी करना, न्यूक्लियस को स्टडी करना। सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक डेवलप हुई, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। कम्युनिकेशन, ये भी चीज जो है पार्ट, ये मॉडर्न फिजिक्स का है, कम्युनिकेशन। तो ये वो चैप्टर्स हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट अपने पास हैं, तो ये आ जाएंगे। अब एक नाम मैंने इसमें लिखा है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो आपके अब 11th और 12th में तो आप नहीं पढ़ोगे इतना पार्ट क्वांटम फिजिक्स का, बहुत छोटा सा पार्ट आप पढ़ोगे। लेकिन फ्यूचर में अगर आप फिजिक्स को एज ए अपना करियर में आप सिलेक्ट करते हो तो क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आगे होने वाला है। तो ये था मेन स्कोप। स्कोप मीन्स हम फिजिक्स में क्या क्या हम स्टडी करते हैं। फिर है एक्साइटमेंट। इस वर्ड का क्या मतलब है? एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। देखो फिजिक्स में चीजें काफी एक्साइटमेंट वाली होती हैं, जैसे कि
आपने देखा टेलीविजन कैसे वर्क करता है। आजकल आपने देखा पहले टीवी होते थे, बड़े बड़े स्क्रीन वाले टीवी होते थे, पीछे भी बड़ा सा टीवी होता था, पीछे उसके पार्ट होता था, वैक्यूम ट्यूब वाले होते थे। फिर उसके बाद एलसीडी टीवी आने लगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर उसके बाद एलईडी आ रहे हैं, अब एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो आपको नहीं लग रहा कि कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जा रही है? पहले इतने बड़े बड़े टीवी जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, फिर थोड़े कम इलेक्ट्रिसिटी वाले, फिर अब बहुत बढ़िया ब्राइटनेस वाले, काफी अच्छी क्वालिटी वाले टेलीविजन हम देख रहे हैं। तो ये चीजें आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करती होंगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये एलईडी कैसे काम कर रही है, ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो यही एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है, डिस्क ब्रेक में गाड़ी कैसे एकदम से रुक जाती है। तो कितना आपने जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे काम कर रहा है, डिस्क ब्रेक कैसे वर्क करती है। तो आपने देखा नाउ अ डेज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली, द चेंजेस आर कमिंग इन द टेक्नोलॉजी, इन द मशीनरी, कितने चेंजेस आ रही हैं। तो वो कैसे हो रहा है, दैट क्रिएट्स एक्साइटमेंट। और उस एक्साइटमेंट को सोल्व करने के लिए हम स्टडी करते हैं फिजिक्स, और साइंस को हम स्टडी करते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अब फिजिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी और से लिंक्ड ही नहीं। फिजिक्स बाकी साइंसेस पर भी डिपेंडेंट है, उसके साथ भी उसका लिंक है। अब जैसे मैं फिजिक्स को स्टडी करना है तो मुझे मैथमेटिक्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम बोले मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टडी फिजिक्स ऑल्सो। क्योंकि हमें फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का पार्ट जो अपने पास है, जितने ग्राफ्स होते हैं, कर्व्स होती हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ, फंक्शन, सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा हमें। मतलब बिना मैथमेटिक्स के नॉलेज के फिजिक्स को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज है फिजिक्स की, तो इसका कनेक्शन मैथमेटिक्स से है। बायोलॉजी से भी फिजिक्स का रिलेशन है। अब आप सोचोगे बायोलॉजी का फिजिक्स का क्या रिलेशन? बिल्कुल है। आजकल आपने देखा होगा जितने मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, वो मेडिकल इक्विपमेंट डेवलप कौन करता है? वो डेवलप करते हैं जो अपने पास बायोमेडिकल फिजिसिस्ट होते हैं। बायोमेडिकल फिजिसिस्ट मतलब उनमें भी फिजिक्स की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा ये जो हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं, ये कितने अपने पास औजार रखते हैं, मशीनरी रखते हैं। तो फिजिक्स की नॉलेज के बिना वो हथियार, वो जो औजार है, वो थोड़ी ना बन पाए थे। फिजिक्स की नॉलेज के बिना नहीं बन पाए, तो उसके लिए नॉलेज की जरूरत थी। इसी प्रकार से आजकल इतनी मशीनरी आ रही है, ये जो ऑक्सीजन जनरेट करने वाली मशीन आ रही है, तो ये मशीन कैसे बन रही है, और उनको कौन इनको बनाता है, कौन इनको इंस्टॉल करता है, कौन इनको ठीक करता है, ये सारे डॉक्टर लोग थोड़ी ना कर सकते हैं। इसके लिए भी फिजिक्स की नॉलेज की जरूरत है। तो फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल। और वो पार्ट जैसे बायोमेडिकल फिजिक्स जो मैंने आपको कहा, तो दैट इज ए ब्रांच इन बायोलॉजी ऑल्सो, वो भी बायोलॉजी की ब्रांच। तो बायोलॉजी के साथ भी इसका रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ भी इसका रिलेशन है। केमिस्ट्री के साथ रिलेशन कैसे है? देखो केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, केमिकल्स की स्टडी करते हैं। ये केमिकल उस केमिकल के साथ बनाया तो क्या नया केमिकल बना, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। तो उसके लिए फिजिक्स कहाँ है? बिल्कुल है। एक मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब उसके अंदर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड की स्टडी कैसे, बॉन्ड कब बनेगा? जब कोई फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? अगर फिजिक्स है, फिजिक्स में तो फोर्स को किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिक्स इंक्लूडेड है। बिना फिजिक्स के केमिस्ट्री भी नहीं समझ पाओगे। बिना फिजिक्स के अपने पास बायोलॉजी का भी पार्ट, एक बड़ा पार्ट है नहीं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो ये समझाना चाहते हैं कि फिजिक्स का रिलेशन है, फिजिक्स का बाकी साइंसेस के साथ रिलेशन है। एस्ट्रोफिजिक्स के साथ फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना, वहां पे फिजिक्स लगेगी। तो इसका रिलेशन बाकी साइंसेस के साथ होता है। फिर अपने पास अगला टॉपिक है फिजिक्स इन सोसाइटी। फिजिक्स इन सोसाइटी, देखिए सोसाइटी के अंदर कितने चेंजेस आ गए। इतने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, घरों में वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है? तो बेसिक जो इसके पीछे जो बेसिक टेक्नोलॉजी लगी, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बेसिक साइंसेस की जरूरत थी।
तो वहां पे क्या चीज काम आई, फिजिक्स उसमें भी इन्वॉल्व रही होगी। अब ज्यादा फिजिक्स फिजिक्स करने से आपको लगेगा फिजिक्स वाले सर हैं तो सब कुछ में फिजिक्स ही डाल रहे हैं, ये भी फिजिक्स वो भी फिजिक्स, लेकिन कुछ ऐसा ही है। अब फिजिक्स की स्टडी करने के बिना ट्रांसपोर्ट, अब आपने देखा होगा कार आ गई, रॉकेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, तो आपको नहीं लगता इसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है? बिल्कुल है। अभी फिजिक्स, ये शिप कैसे चलती है? क्योंकि शिप फ्लोट करती है, फ्लोट करने के लिए आर्किमिडीज के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। कार चल रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, थ्रस्ट लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो हर जगह तो फिजिक्स है भाई। तो फिजिक्स का इनसे भी रिलेशन है। इतनी मशीन्स डेवलप हो रखी हैं, उनके साथ भी फिजिक्स का रिलेशन है। इतनी मशीन्स हम पढ़ते हैं, फैन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सब में फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो ये टॉपिक था अपना फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अगला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे शायद एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। देखो बच्चों, आपने फोर्सेज आपसे पूछे कि कुछ फोर्सेज के एग्जांपल दो, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ सम फोर्सेज, तो आप कहोगे फ्रिक्शन, पुश, हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये कुछ फोर्स के एग्जांपल्स अपने पास हैं। और भी हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन उन सभी फोर्सेस को हम केवल 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और वो 4 कैटेगरीज जो है, वो 4 जो फोर्सेस होंगे उनको फंडामेंटल फोर्सेस हम कहेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस, तो ये 4 फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं बच्चों। पहला है अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम एक एक करके स्टडी करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम फंडामेंटल फोर्स हम कहते हैं। मतलब ओवरऑल नेचर में जितने भी फोर्स है ना, उन सभी फोर्सेस को हम इन 4 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग फोर्स। आपने देखा होगा कि अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ अगर हम कोई बॉडी अटैच कर देते हैं और इसको खींच के छोड़ते हैं, खींच दिया छोड़ दिया, तो वो एकदम से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो स्प्रिंग की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है। तो बच्चों वो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। फ्रिक्शन, आपने देखा होगा ये जो मार्कर है ये बोर्ड पर क्यों चल पा रहा है? क्योंकि बोर्ड और मार्कर की टिप के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। अच्छा, आपने देखा होगा सन और प्लैनेट के बीच में फोर्स लग रहा है, सन और प्लैनेट्स के बीच में फोर्स है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। हमारी बॉडी और अर्थ में एक फोर्स लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। ये पेन नीचे गिर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। तो और ज्यादातर आपको जो मिलेंगे ना वो यही 2 कैटेगरी के मिलेंगे। इनके अलावा आपको ये फोर्सेज जो है ना वो तो डेली लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। ये 2 फोर्सेज है, 2 जो मैंने लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्यों नहीं मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये जानिए कि ओवरऑल सब जितने भी फोर्सेज हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी एक एक करके इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा इनको हम स्टडी करने वाले हैं। डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, डिटेल से आगे जैसे हम फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें आते ही जाएंगे। एक बार थोड़ा थोड़ा इसको हम स्टडी कर लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है? ये लगता है एक्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें ये लगता है।
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें ये फोर्स लगता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये प्रोटॉन इसके बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नेचर में जितने भी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही फोर्स है। और क्या खास बात है, जब न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं ना तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जब कोई न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज पार्टिकल। तो इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, एक्सचेंज पार्टिकल, वो होता है मेसोन, मेसोन। तो इसमें कई टाइप के होते हैं, पाई पॉजिटिव मेसोन, पाई नेगेटिव मेसोन, पाई जीरो मेसोन। ये है मेसोन, आपको इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। तो जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये अपने पास आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100 टाइम्स स्ट्रोंगर, 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कैसा है ये, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही टाइप का ये अपने पास हो सकता है। तो देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कुछ बातें लिख दी, और भी कुछ है लेकिन सारी अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये जानिए सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है ये न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। तो ये बातें होगी अपने पास, किन में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसमें एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, मेसोन नाम का पार्टिकल होता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो ये कुछ बात होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अभी कुछ बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगला मैंने दूसरा कौन सा लिखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से एक जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कहते हैं। एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, इसमें अपने पास कई लॉज हैं, जिसमें एक सबसे बेसिक लॉ जो है वो कूलम्स फोर्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, कूलम्स लॉ। ये इसमें सबसे मेन सबसे बेसिक लॉ इसके अंदर है। वो क्या कहता है, सपोज करो ये दो चार्ज पार्टिकल है, ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच की दूरी है R। तो ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और वो फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स लगेगा K कोई कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 ओवर R², इतना फोर्स लगता है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। और इसकी क्या खास बात है, ये मतलब जहां कहीं चार्ज एट रेस्ट हो या चार्ज इन मोशन हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, मतलब एप्लीकेबल ऑन चार्ज पार्टिकल्स पे ये अप्लाई होता है, न्यूट्रल पार्टिकल पे ये नहीं लगता। अब चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, रेस्ट पे है तो कूलम्ब फ्लो लग जाएगा, मोशन में है तो एक और होता है लोरेंट्ज फोर्स, वो लगता है। तो वो आगे जैसे जैसे चैप्टर स्टडी करेंगे आ जाएगा। ये जो है ना, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स, और ये दूसरे नंबर पर आता है। तो दिस इज इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 100 टाइम्स द न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स का से 1/100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ये होता है। तो ये थी कुछ बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब तीसरे फोर्स की बात करते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा अपने पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये देखो नेम से पता लग रहा है तो ये न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये वीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। ये भी कुछ न्यूक्लियर इंटरेक्शंस होती हैं, मतलब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं,
उन न्यूक्लियर रिएक्शन में काफी कम टाइम के लिए ये फोर्स लगता है, काफी कम समय के लिए ये फोर्स लगता है, मतलब काफी कम टाइम के लिए कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और उन पार्टिकल्स में ये फोर्स लगता है। तो इसके बारे में आप मतलब कुछ रिएक्शंस के ड्यूरिंग ये फोर्स लगता है, इसके मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कहां पर। हाँ जी, जैसे बीटा डीके होता है, बीटा डीके के ड्यूरिंग न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं। बच्चों इतनी डिटेल में आपको जब आप 12th पढ़ोगे, अभी क्योंकि आप 11th क्लास में हो, आपको बीटा डीके नहीं पता, न्यूट्रिनो नहीं पता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता लग जाएगा। बस आप ये जानो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शन के ड्यूरिंग कुछ पार्टिकल निकलते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, उनमें जो फोर्स लगता है वो अपने पास वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फोर्स बिटवीन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रिलीज्ड ड्यूरिंग बीटा डीके के ड्यूरिंग जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं उन पे वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानो कि ये जो अगर स्ट्रॉन्गनेस की बारे में बात करें, स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम है, और ये तीसरे नंबर पर अपने पास आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद ये अपने पास इसके तीसरे नंबर पे इसकी पोजीशन आती है। तो और ये जो अपने पास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे ये तो पता लगी गया सबसे जो वीक फोर्स है ना, सबसे कमजोर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था अपने पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब लास्ट है चौथा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ाई होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक न्यूटन का लॉ है, न्यूटन्स लॉ। ये कहता है कि मान लो ये दो बॉडीज हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती है, और वो अट्रैक्ट वाला फोर्स कितना होता है? Gm1m2/r²। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जब कोई दो मास वाली बॉडीज होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो अपने मासेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला Gm1m2/r²। तो ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। इसके बारे में भी कुछ बातें आपको बताता हूं। इसमें भी एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है। देखो सब में एक एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल होता है मेसोन, वीक न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिनो, ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, वो एक्सचेंज होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है फोटोन। तो चारों में कोई ना कोई एक्सचेंज पार्टिकल होता है जब कोई फोर्स लगता है तब। स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स। रेंज की बात करें, रेंज तो सबसे ज्यादा रेंज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। वो तो बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट पड़े हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एग्जांपल अर्थ एंड सन, अर्थ और सन कितने दूर दूर हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सबसे लॉन्ग रेंज यही होता है। उसके बाद लॉन्ग रेंज अपने पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी ज्यादा ही होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल वाले से कम होती है। रेंज का मतलब एक पार्टिकल को कितने दूरी पर रखें कि वो फोर्स लगता रहे। तो रेंज का मतलब कितनी दूरी पे रखे होने पर भी फोर्स लगता रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितनी मर्जी दूरी पे ऑब्जेक्ट रख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है। फिर उससे ज्यादा रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उससे ज्यादा रेंज होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, और सबसे कम रेंज होती है, सबसे कम रेंज जो अपने पास है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अपने पास रेंज वाइज। तो ये थे बच्चों अपने पास 4 फोर्सेस। इनको आप बुक से पढ़ भी लेना, इनमें कंपैरिजन भी कर लेना। इन चारों की कंपैरिजन भी काफी इंपॉर्टेंट है।
इनकी स्ट्रेंथ वाइज कंपैरिजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ चारों में मेन चीज़ों का डिफरेंस। इन चारों में मेन जो डिफरेंसेस हैं वो देखिए, ये फोर्स कौन सा है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये रेंज और एक्सचेंज पार्टिकल। तो पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स।